नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती एस.पी. नावरकर GS HL स्कूल अंग्रेजी माध्यम ओझर नासिक की हिंदी अध्यापिका आप सबका GS ई लर्निंग प्रोग्राम में सहर्ष स्वागत करती हूँ। सद्य परिस्थिति में कोविड-19 की महामारी की वजह से स्कूल बंद होने के कारण मैं आपका हिंदी व्याकरण एवं उपयोजित लेखन का मार्गदर्शन कर रही हूँ। तो चलिए इसी प्रणाली के अंतर्गत आज के तासिका में हम हिंदी व्याकरण में विशेषण इस व्याकरण विधा की जानकारी लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। राधा बहुत सुंदर लड़की है। रमेश बहुत निडर सिपाही है। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में जैसे पहले वाक्य में राधा बहुत सुंदर लड़की है। इस उदाहरण में राधा एक लड़की का नाम है। राधा एक संज्ञा है। सुंदर शब्द एक विशेषण है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। चूँकि सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द विशेषण कहलाएगा। जिस शब्द के विशेषण विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। देखिए दूसरे उदाहरण में रमेश बहुत निडर सिपाही है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हमें पता चलता है कि रमेश एक सिपाही है एवं वह निडर भी है। अगर इस वाक्य में निडर नहीं होता तो हमें बस यह पता चलता कि रमेश एक सिपाही है, लेकिन कैसा सिपाही है यह हमें पता नहीं चलता। अभी निडर शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है तो हमें पता चल गया है कि रमेश सिपाही होने के साथ साथ निडर भी है। निडर शब्द रमेश की विशेषता बता रहा है, अतः निडर शब्द विशेषण कहलाएगा। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। जैसा आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ मोहन की मेहनती होने की विशेषता बताई जा रही है। अगर हम इस वाक्य से मेहनती विशेषण हटा देते हैं तो हमें सिर्फ यह पता चलता है कि मोहन एक विद्यार्थी है, लेकिन कैसा विद्यार्थी है यह हमें पता नहीं चलता। जब वाक्य में मेहनती विशेषण का प्रयोग किया गया तो हमें यह पता चला कि मोहन विद्यार्थी होने के साथ साथ मेहनती भी है। मेहनती शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः मेहनती शब्द विशेषण कहलाएगा। बच्चों, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण विकारी शब्द होते हैं एवं इन्हें सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। अगर विशेषण की परिभाषा देखी जाए तो वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। बच्चों, यहाँ मैंने विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण चित्रों के साथ आपको दिखाए हैं। पहला चित्र है गुब्बारे वाले का। देखिए क्या उदाहरण है। गुब्बारे वाला रंगे बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। दूसरा है नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। तीसरा उदाहरण है अतुल 2 किलो सेब लाया। बच्चों, पहले उदाहरण में रंगे बिरंगे ये शब्द गुब्बारे इस संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, इसलिए ये विशेषण कहलाएगा। दूसरे उदाहरण में 4 यह शब्द पुस्तकें इस संज्ञा की अधिक जानकारी दे रहा है, इसलिए ये विशेषण कहलाएगा।
तो तीसरे उदाहरण में कौन सा है विशेषण? बराबर 2 किलो, क्योंकि ये शब्द सिर्फ इस संज्ञा की अधिक जानकारी दे रहा है। उम्मीद है बच्चों आपको विशेषण की पूरी जानकारी मिल गई है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, नासिक स्वच्छ नगर है, दुबले पतले बच्चे खेल रहे हैं, रीमा गंदी लड़की है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा आपने देखा, सुंदर, स्वच्छ, दुबले पतले, गंदी आदि शब्द विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का रूप, रंग, गुण आदि बता रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि संज्ञा या सर्वनाम का रूप, रंग, गुणवत्ता आदि का जो शब्द बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, अतः है विशेषण कहलाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और दुबले पतले ये शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। गुण का अर्थ अच्छा ही नहीं होती, किंतु कोई भी विशेषता होती है। देखिए तो जरा, फूल की विशेषता सुंदर यह शब्द बता रहा है, नगर की विशेषता स्वच्छ यह शब्द बता रहा है, लड़की की विशेषता गंदी यह शब्द बता रहा है, बच्चों की विशेषता दुबले पतले ये शब्द बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखी जाए तो वो कुछ इस प्रकार है: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, गुणवाचक विशेषण यानी उसमें सिर्फ गुण ही नहीं होते, गुण का अर्थ सिर्फ अच्छा ही नहीं, किंतु कोई भी विशेषता, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखे जाए तो नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला ये सारे समय संबंधी गुण हैं। लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा ये स्थान संबंधी गुण हैं, बाहरी, भीतरी आदि। गोल, चौकोर, सुंदर ये आकार संबंधी गुण आएंगे। दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, गरीब, पालतू ये दशा बता रहे हैं। लाल, पीला, नीला, हरा, काला ये वर्ण है, वर्ण यानी कलर है, लेकिन ये गुण ही है। भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ ये गुण है, बुरा भी गुण है, उस व्यक्ति संबंधी गुण ही बता रहा है, विशेष जानकारी दे रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? देखिए बच्चों, यहाँ मैंने गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं। देखिए तो पहला उदाहरण, विकास एक बलवान व्यक्ति है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बलवान शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द हमें विकास की विशेषता बताने का काम कर रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि विकास में अत्यधिक बल है, अतः यह उदाहरण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए तो जरा, इस दुकान पर ताज़ा फल मिलते हैं। जैसा कि आप
देख रहे हैं कि ताज़ा शब्द का इस्तेमाल फलों की विशेषता बताने के लिए किया गया है। हम जानते हैं कि जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण होते हैं, अतः यह उदाहरण गुण बता रहा है, फलों का गुण बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। तीसरा उदाहरण देखिए तो जरा, यह बहुत सुंदर गाड़ी है। इस उदाहरण में सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द हमें गाड़ी की सुंदरता के बारे में बता रहा है। सुंदरता गाड़ी की विशेषता है, अधिक जानकारी बता रहा है, अतः विशेषता बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होते हैं जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं। अतः जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मुझे 2 मीटर कपड़े दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि वह परिमाण बता रहे हैं। चलिए बच्चों, कुछ उदाहरणों के द्वारा परिमाणवाचक विशेषण अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, जाओ बाजार से 1 किलो आटा लेकर आओ। यहाँ 1 किलो शब्द का प्रयोग किया गया है। यह हमें आटे का परिमाण बता रहा है जो कि हमें बाजार से लाना है। इस शब्द से हमें आटे का परिमाण पता चल रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए तो, मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि थोड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द से हमें सटीक मात्रा का पता नहीं चल रहा है, लेकिन इनसे हमें पता चल रहा है कि लगभग कितने फल लाने हैं। यह शब्द अनिश्चितता प्रकट कर रहा है, अतः यह शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। मिठाइयाँ बनाने के लिए हमें 2 किलो चीनी की जरूरत पड़ेगी। इस वाक्य में हमें 2 किलो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द हमें बता रहा है कि असल में हमें कितनी मात्रा की चीनी आवश्यक है। इस शब्द से हमें चीनी के परिमाण का पता चल रहा है, इसलिए यह शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण वो विशेषण शब्द हैं जो हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। वे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 बीघा जमीन, 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 3 लीटर पेट्रोल, 100 सेंटीमीटर, 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। चलिए उदाहरण के जरिए से हम निश्चित परिमाण बोधक विशेषण की ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मैंने 2 बीघा जमीन खरीदी है। उपयुक्त वाक्य में 2 बीघा शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द हमें जमीन का परिमाण बता रहा है। इससे हमें जमीन का निश्चित परिमाण पता चल रहा है, अतः यह शब्द निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा।
गाड़ी को रोज 5 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि 5 लीटर शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द हमें पेट्रोल के निश्चित परिमाण का निश्चित परिणाम बता रहा है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक शब्द विशेषण कहलाएगा। हमें स्वस्थ रहने के लिए रोज कम से कम 8 लीटर पानी पीना चाहिए। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, 8 लीटर शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द बिना कोई अनिश्चितता प्रकट किए हुए हमें पानी की सटीक मात्रा बता रहा है, इसलिए यह निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये वो विशेषण शब्द हैं जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। वे शब्द अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ी जगह, बहुत पानी, कुछ फल, जरा सा रस आदि। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जिंदगी में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तुम्हें थोड़ा काम और करना पड़ेगा। कुंभ के मेले में बहुत लोग आते हैं। मुझे अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, बहुत, थोड़ी, ढेर सारा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द हमें सटीक मात्रा में निश्चितता नहीं प्रकट कर रहे हैं, यह अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषण बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ यह ध्यान में रखा जाए कि ये शब्द संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं और परिमाणवाचक विशेषण में वे शब्द नापतोल की संख्या बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं। इस वाक्य में विश्व में कितने अजूबे हैं, ये हमें 7 शब्द से पता चल रहा है। 7 शब्द हमें अजूबों की संख्या की विशेषता बता रहा है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। मैं रोज 4 केले खाता हूँ। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं 4 शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह शब्द एक संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि हम कितनी संख्या में या कितने केले खाएंगे। यह संख्या वाली विशेषता बता रहा है, अतः यह उदाहरण संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। जैसा कि अपने ऊपर दिए गए उदाहरण में देखा कि परिवार के सदस्यों की संख्या के बारे में बताया जा रहा है। 5 शब्द से हमें पता चल रहा है कि परिवार में कितने सदस्य हैं, अतः यह उदाहरण संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जयपुर नगर में 4000 बसें हैं। इस उदाहरण में 4000 शब्द हमें बता रहा है कि जयपुर नगर में कितनी बसें हैं। अगर यह शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं होता तो हमें यह पता नहीं चलता कि बसों की संख्या जयपुर नगर में कितनी है। मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। इस उदाहरण में देखा जाए तो 4 शब्द का प्रयोग करके हमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति के पास कितनी गाड़ियां हैं,
अगर यह शब्द यहाँ प्रयोग नहीं किया होता तो हमें गाड़ियों की संख्या पता नहीं चलती, इसलिए यह एक संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, सर्वनाम का निश्चित बोध कराएं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 वृक्ष, 3 कलम, 1, 2, 3, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अगर कुछ अन्य उदाहरण देखे जाए तो मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं, विकास के घर में 2 कमरे हैं, उस पार्क में 12 पेड़ हैं। इन वाक्यों में 4, 2, 12 ये संख्याएं निश्चित रूप हमें बता रही हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखा जाए, परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल की संख्या बताई जाती है और यहाँ पर व्यक्तियों की, वस्तुओं की संख्या हमें बताई जाती है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते एवं उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब, कुछ, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों आदि। अगर अनिश्चित संख्यावाचक के कुछ अन्य उदाहरण देखे जाएं तो वे कुछ इस प्रकार के होंगे। पहला है, यहाँ आने तक मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस उदाहरण में अनेक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि राह में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन हमें यह नहीं पता चल रहा है कि असल में वो मुश्किलें कितनी आई। यह शब्द हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं करा पा रहा है, अतः यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। ऊपर दिए गए वाक्य में असंख्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यह बताते हैं कि मेले में बहुत लोग आते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चल पा रहा कि असल में कितने लोग हैं। यह शब्द हमें निश्चित संख्या नहीं बता पा रहा है, अतः यह शब्द अनिश्चित संख्यावाचक शब्द कहलाएगा। विशेषण का अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण, उस पेन को यहाँ रख दो। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, उस
शब्द पेन, उस शब्द पेन से पहले आकर पेन की ओर संकेत कर रहा है। जो सार्वनामिक शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अतः यह शब्द सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए तो, किस आदमी से बात कर रहे हो? इस उदाहरण में किस यह शब्द आदमी के पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है। आदमी यह संज्ञा है, इसलिए यह शब्द सार्वनामिक विशेषण आएगा। तीसरा उदाहरण देखें तो, मेरा भाई घर पहुंच गया। इस उदाहरण में आपने देखा मेरा शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह शब्द विशेषण कहलाएगा। अतः जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण की तरह उसकी परिभाषा बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अतः यह उदाहरण भी सार्वनामिक विशेषण ही कहलाएंगे। उम्मीद है बच्चों आपको विशेषण और उनकी भेदों की पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में व्याकरण का नया उपप्रकार लेकर। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।